तो सादर नमस्कार। अभी हमारे विषय आए हैं दो। एक प्राकृतिक कृषि और गो आधारित अर्थव्यवस्था। इन दोनों विषयों पर अपना अपना विचार आप प्रस्तुत करिए और ताकि इसको हम अपने वास्तु के रूप में लाएं। समाज को इन दो विषयों पर कैसे अपने साथ जोड़ें, इस बारे में अपना अपना विचार आप साझा करेंगे। मैं अभी आप राजाराम यादव से निवेदन करूंगा, वो इस विषय पर अपना विचार रखें। नमस्कार सर। सभी को नमस्कार। आज दूसरा दूसरे दो, जैसा कि कल डिस्कस हुआ, आज दूसरा दिन दीपावली का है। कुछ लोगों ने कल मनाई, कुछ आज मना रहे हैं, तो उसकी दोबारा से मुबारकबाद। आज का विषय प्राकृतिक खेती व गो आधारित अर्थव्यवस्था। हमारे समूह की कार्य योजना के अनुसार इसको कैसे आगे बढ़ाएं, ऐसा है। वैसे तो प्राकृतिक खेती स्थायी है, टिकाऊ है। एक बार बना दिया तो कई सालों चलेगी, और मांग भी बढ़ती जा रही है। गोपालन में दूध के साथ साथ गोबर और मूत्र पर जोर है कि खेती में उसका अधिक प्रयोग होने से हम यूरिया और डीएपी को कम करें। सरकार भी समर्थन है, किसी न किसी रूप में सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो इस तरफ लाने की कोशिश है। और रोजगार के अवसर भी हैं और मांग भी बढ़ रही है आजकल, जो इस तरह के रासायनिक खेती के कारण नुकसान से। तो प्राकृतिक में लागत, इनिशियल लागत है और प्रोडक्शन कम है। छोटे किसान के लिए समस्या है। जागरूकता की कमी है अभी भी। बाजार की अनिश्चितता है। जलवायु परिवर्तन भी इस पे असर डाल रहा है। इतना चेंज हो जाता है कि उसने बेचारे ने बड़ी मेहनत से तैयार किया, लेकिन वो फसल ही खराब हो जाती है जलवायु परिवर्तन के कारण। बाजार में कीमत में अभी वो स्थिरता नहीं है। बाजार में कभी डिमांड आ जाती है, कभी नहीं है। इसके जो नियमावली है प्राकृतिक खेती के, जो अभी नियम है या क्या, उसकी कैसे हम कहें कि ये प्राकृतिक है। आजकल वो भी हमारे देश में अभी पूरे नहीं बने हैं, चाहे लेबोरेटरी कहो, चाहे फिजिकल देख के भी कहो। तो कुछ लोग उसको, इसमें जो इनिशियली इनकम लेने के चक्कर में प्राकृतिक चीजें नहीं है, उनको भी प्राकृतिक बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने कई बार डिस्कस कर लिया, गोपालन और प्राकृतिक खेती में। मेरा विचार ये है कि ये अकेला छोटे किसान पे हम नहीं थोप सकते। जो नालंगी सर की जो प्लान है, महाराष्ट्र में उन्होंने दो जगह बनाया है, उत्तराखंड में भी प्लान है। हम जो अभी हमारी देसी गाय है उसमें काफी गायों में, क्योंकि वो एरिया वाइज गाय बटी हुई है, तो उस एरिया में वही गाय करनी चाहिए। ये तो साइंस के डाटा भी हैं, नहीं तो प्राकृतिक खेती नहीं होगी ठीक से। तो वहां हमारी इस गाय की अभी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी डेवलप नहीं है। डेवलप थी पर अभी नहीं है। तो हमें कुछ सामूहिक रूप से सहकारिता के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। सहकारिता के लिए हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए सिस्टम बनाना चाहिए XYZ गांव में, कि हम भाई ये 5 आदमी 4 आदमी मिलके हम गोपालन करें, और ये 4-5 आदमी मिलके हिल ही काम करें, इंडिविजुअल पे ना छोड़ें। हाँ, बड़ा किसान इंडिविजुअल कर सकता है, बड़ा कोई डेयरी पालन या गोपालन करना चाहता है वो कर सकता है, नहीं तो कुछ मिलके करें। क्योंकि इनिशियली
इतनी ज्यादा इनकम नहीं होगी, पर सेहत के लिए अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। तो हम कुछ ग्रुप मिलके करें। इसमें सहकारिता का एक ग्रुप है, उसको तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं, आज बहुत अच्छी तरह से समझ आया गया है, बार बार समझाया गया है। दूसरा है सामूहिक, कुछ लोग गांव, कुछ पंचायतें, पंचायतों का इसमें बड़ा रोल होता है, स्पेशली गोपालन में। और गोपालन से ही प्राकृतिक खेती की ओर जाएंगे हम। तो गोपालन, गोचर भूमि में सभी लोग मिलके कुछ सुविधा करें, क्योंकि अभी हमारी जो छोटी छोटी गायों की और व्यवस्था ये हो गई है कि वो सड़क पर भटक रही है, शहरों में भटक रही है। उनको कुछ से इनकी क्वालिटी प्रोडक्ट में भी चेंज आया है, क्योंकि खान पीन में चेंज आ गया। पॉलिथीन खाने से तो उसका गोबर अच्छा नहीं बनता, ना ही पेशाब अच्छा बनता है, ना ही दूध अच्छा बनता है। तो हम सब मिलके, और हमारे पास सबसे इसमें इम्पोर्टेंट और सब्जेक्ट है, वो है नस्ल सुधार। हमारी नस्लें बिगड़ी हुई हैं, विदेशी नस्ल आके और बिगाड़ दिया है। तो हम उस नस्ल की तरफ भी वापस जाएं साथ साथ, और हम इसका भी जो भी है उनका भी प्रयोग करें। शायद इस तरह की स्कीम बनानी होगी जिसमें सहकारिता है। पंचायत भी एक रोल अदा कर सकती है। जिस गांव में जो नस्ल है, उसका एटलीस्ट पंचायत की तरफ से एक गौशाला डेवलप की जाए। सरकार भी मदद करती है। नहीं तो उसी गांव के, और उसी गांव के कुछ लोग जो शहर में चले गए हैं, उनके पास भी जमीन है, उनके पास भी जगह है, वो एक समूह मिलके वहां किराए पे भी जमीन लें या इस विषय को स्टार्ट करें। क्योंकि मेरा इसमें डर मुझे ये लग रहा है कि किसानों ने बहुत, 400-500 किसानों को तो मैं नहीं था इसको तैयार किया है, गोपालन करो वो करो, वो 2-3 साल बाद उसको नहीं फायदा मिल रहा, तो वो उससे छोड़ देते हैं, गायों को भी छोड़ देते हैं, और प्राकृतिक खेती के बजाय वो यूरिया और उसी के पीछे जाते हैं। प्रोडक्शन में कमी आती है, इनिशियल लागत भी है, क्योंकि जमीन को तैयार करना है। लेकिन छोटे रूप में जरूर चाहिए। उसकी छोटी सी बगीची होती है, सब्जी सब्जी बनाता है, उसमें वो 2 पशु रखता है तो एक देसी गाय जरूर रखे, वो 10 पशु रखता है तो 2 रखे। इसमें तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो जागरूकता के कारण वो समझ नहीं रहे हैं। गाय का गोबर अब अन्य पशुओं और पत्ता वत्ता को में मिलाने से उसका खाद बहुत जल्दी और बहुत अच्छा बनता है। तो इसकी दूध की भी कमी है तो वो गोबर, और उसको अकेली, क्योंकि अकेली बहुत छोटा हो जाता है, उसका कैसे, वो एक गोबर उठाने के लिए आदमी लगता है। तो मेरी सलाह ये है कि सामूहिक रूप से 10 या इससे ज्यादा पशुपालन करा जाए, जिसमें कुछ गाय भी और लोकल उस नस्ल की हो सकती है। तो सारी दोनों चीजों में बहुत बड़ी हेल्प होगी। गाय के संवर्धन में हम उस गाय की नस्ल की शुद्धता की तरफ आएंगे, और उसमें उसके प्राकृतिक खेती में आप थोड़े से शुरू करें, छोटे किसान तो, पर बड़ा किसान पूरा अच्छी तरह कर सकता है। ऐसी बात नहीं है कि प्राकृतिक खेती लॉस है। छोटे किसान के पास है नहीं एसेट्स, तो इसलिए उसको स्लो जाने की सलाह है। बड़ा किसान तो एकदम कर सकता है, सभी में कर सकता है या पोर्शन में कर सकता है। और शहरी, हम सब लोग जितने सिटीजन हैं, हमारा प्रकृति का ही काम है। मैं इसको बहुत बार बोला हूँ, मेरी आदत भी खराब होगी, कि ये तो सबका धंधा है। जब प्रकृति का धंधा है तो वो चाहे कोई भी इंसान है, वो सबका धंधा है। और प्रकृति का धंधा दो ही है, पेड़ पौधे और जीव जंतु। गाय उनमें प्रायोरिटी इसलिए है कि गाय से डबल बेनिफिट है। हमारी गाय नस्ल को इस तरह बनाया गया है कि इसमें इसकी सारी चीजें उपयोगी है, और वो लोकल में मिलती है। जैसे उनमें जो माइक्रोब्स हैं, जो खाद बनाते हैं, जो प्राकृतिक खेती और ले जाते हैं, वो एरिया वाइज ज्यादा डेवलप होते हैं, क्यों, वो गाय उस एरिया में रह रही है, इसलिए वो वहां की ब्रीड बनी है। तो उसके खाद में 2 लाख 3 लाख ये माइक्रोब्स होते हैं, जो धरती के लिए उसको तैयार करते हैं प्राकृतिक रूप में। और ये स्थायी और टिकाऊ है। अब ठीक है, आप 1 साल 2 साल थोड़ा कम हुआ, लेकिन वो फिर स्थायी जमीन बन गई ना, उसमें हर साल ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। और ये यूरिया है, ये स्थायी नहीं है, ये जो सिस्टम में है ये स्थायी नहीं है, क्योंकि उसमें तो आपको हर साल डालना पड़ेगा। तो उस जमीन को ही हम स्थायी बनाएं
कि भाई ये तो होगा ही, फसल बदलते रहें, वो अलग अलग एग्रीकल्चर वाले ज्यादा अच्छा बताएंगे, लेकिन ये स्थायी चीज समाधान है। इसमें लगना चाहिए, जागरूकता दिलानी चाहिए और हेल्प भी करनी चाहिए। और जो हमारा सामूहिक और हमारा जो सहकारिता है, इसमें शायद हम सब मिलके बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ाएंगे। दो तीन देसी गायों की तो नालंगे साहब ने, गावलाऊ है एक, उसका प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं है, पर उन्होंने उसको सेलेक्ट किया है। इधर इधर उत्तराखंड में अपनी और दूसरे गाय को भी ये दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुझे तो ऐसा लगता है। धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। बलदेव जी लगता है आगे वो है। मैं इसमें हमारे जो साथी हैं डॉक्टर सुभाष नलंगे जी, इस विषय पे उनके महत्वपूर्ण इनपुट विस्तार से लेना चाहूंगा कि प्राकृतिक कृषि एवं गौ आधारित अर्थव्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए जो कार्य योजना तैयार करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग एक विस्तृत ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारे 300 350 ब्लॉक अभी तक चिन्हित हुए हैं वहाँ पे शुरू किया जाए। तो उसके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और कौन कौन से महत्वपूर्ण विषयों पर, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों पर हमें ध्यान देना होगा और कार्य करना होगा। आदरणीय डॉक्टर सुभाष नालंगे। नमस्कार सभी को, मेरा प्रणाम। आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और उसके ऊपर ही मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर, प्राकृतिक खेती और सभी टाइप के क्रॉप में ले रहा हूँ। और इसका जो प्राकृतिक खेती करने के लिए जो महत्वपूर्ण रोल है वो है गोबर, गोमूत्र और पशु। पशु के बिना, गाय के बिना या बैल के बिना या बकरी के बिना, यानी जिनका डंक मिलता है, ऐसे पशु के बिना प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती। ये सिद्ध हो गया है। खेती करने के, प्राकृतिक खेती करने के बाकी भी कोई उपाय है। जैसे हम 6 महीने में 3 क्रॉप, ये भी कुछ लोगों को प्राकृतिक खेती के लिए पहला पैटर्न देते कि अगर आपको प्राकृतिक खेती करना है तो 6 महीने में 3 क्रॉप लेना चाहिए। तो पहला क्रॉप हम उसको मेथी सजेस्ट करते, 25-30 दिन में निकल जाता है, जून महीने में। दूसरा क्रॉप उसको मूंग हम सिले बोलते, महाराष्ट्र में मूंग ज्यादा होता है तो मूंग का क्रॉप हम सजेस्ट करते। और जो तीसरा क्रॉप रहता है वो रहता है हमारा 90 दिन का, और ये 2 क्रॉप 90 दिन के रहते। तो ये हम प्राकृतिक खेती बनाने में लोगों को करने में एक पिक पैटर्न, पिक पद्धत बोलते हैं, वो देते। फिर पहले मिट्टी पानी चेक करते, बाद में हर क्रॉप के बाद मिट्टी पानी चेक करते और कितनी सुधारना हो गई वो भी मैंने बहुत सारे लोगों को दिखाया है। ये मेरा 6 महीने में 3 क्रॉप का पैटर्न, जहां जिस दिन से आपको खेती चालू करना है उस दिन से आप कर सकते। तो ये पैटर्न मैंने बहुत गांव में दिया है। बाद में हम हमारा जो हॉर्टिकल्चर का प्लांटेशन है, गन्ने का प्लांटेशन है, या बाकी जो कोई क्रॉप रहते हैं उसका प्लांटेशन करते हैं, फिक्स क्रॉप उसका जो प्लांटेशन करते हैं, और पूरी खेती प्राकृतिक करते। ब्रिगेडियर साहब, मैंने तो 30 साल में मेरे खेती में यूरिया कभी यूज नहीं किया, उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे क्रॉप की ग्रोथ रोकना पड़ता है।
इतनी ग्रोथ जमीन में होती, हवा में इतना ही नाइट्रोजन है कि वो ज्यादा है, वो क्रॉप को मिल जाता है और पीक जल्दी बढ़ जाता है। लोग यूरिया क्यों डालते, इसका मुझे 30 साल में समझ नहीं आया। और लोग यूरिया की जरूरत नहीं तो भी खेती को लोग यूरिया डालते हैं और खेती खराब करते हैं और क्रॉप भी खराब हो जाता है, यील्ड भी कम हो जाता है। अब बिना यूरिया की, बिना नाइट्रोजन की खेती करते, हर मेरे हर प्लॉट में नाइट्रोजन नहीं दिया जाता। और नाइट्रोजन ऑलरेडी जो है जमीन में हम क्रॉप द्वारा फिक्सिंग करते, एजोटोबैक्टर यूज करके फिक्स करते नाइट्रोजन, और हवा में भी नाइट्रोजन मिलता है। क्रॉप की ग्रोथ रोकना पड़ता है, यदि उसकी हाइट बढ़ जाती तो उसको कैसे रोके, इसके लिए उपाय योजना करना पड़ता है। इसका उदाहरण बोले तो मैंने अरहर का क्रॉप लिया है 200 एकड़ में महाराष्ट्र में, और आज बिना मेरे पूरी प्राकृतिक खेती के ऊपर ही क्रॉप है, बिना यूरिया और बिना केमिकल की आज मेरी अरहर की हाइट 12 फुट तक गई है। मैंने इसमें वैरायटी सिलेक्शन किया और मैंने इसमें जो पेसिंग है वो फिक्स किया, और लगाने का सिस्टम मैंने ऐसा लगाया कि मेड के ऊपर लगा दिया 6x2 पे, और बीच में मूंग जैसा क्रॉप लिया। तो मूंग के वजह से मेरे तुअर को इतना नाइट्रोजन मिला कि आज मेरी 10 से 12 फुट हाइट है सारी जगह। कल ही डॉक्टर कमल टावरी हमारी तुअर देखने नागपुर में एक जगह गए थे, 30 एकड़ की तुअर का क्रॉप लगाया, वो देखने गए थे। बिना यूरिया का हमने 12 फुट तक आज पहुंचे हैं हम, 3 बार कटिंग करके, वो भी क्रॉप उसका जो शेंडा रहता है वो कट कर देते, प्रूनिंग कर देते, उसकी छाटनी कर देते, और उसको और ब्रांचेस निकल जाती है और ब्रांचेस बढ़ जाती। ऐसा खेती करने का एक तरीका है। उसमें हम गाय का फर्टिलाइजर यूज करते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं, यूरिन यूज करते हैं। यूरिन का भी यूनिट हमने महाराष्ट्र में बहुत जगह लगाया है। यूरिन को बॉईल करके उसमें और जड़ी बूटी डाल के उसका एक दवाई बना जाती, वो दवाई हम उसके ऊपर स्प्रे करते, और बुरशीनाशक, कीटनाशक किसान को अलग स्प्रे करने की जरूरत नहीं रहती, और जमीन सुधर जाती, प्राकृतिक खेती हो जाती, और उसका सेंद्रीय कर बढ़ जाता है। वो चेक करने के बाद साल में 3 बार हम मिट्टी चेक करते हैं, तो 3 बार सारी चीजें जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ जाती है और जो कम होना चाहिए वो कम हो जाती। ऐसे रिपोर्ट मेरे पास बहुत सारे हैं। और हम अभी महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव द्वारा, सहकारिता द्वारा जैविक खेती कर रहे हैं। मैं तो 30 साल से जैविक खेती ही करता हूँ। जैविक खेती है उसके खेत में ही हम लोग जाते हैं, केमिकल वाले के खेत में हम लोग जाते नहीं, उनके साथ कोई व्यवहार करते नहीं। तो हमारी ये सोच देखकर बहुत लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग चालू कर दी, प्राकृतिक खेती करना चालू कर दिया, और उनका उत्पादन कम नहीं हुआ, उत्पादन बढ़ गया, और खेती भी बहुत हेल्दी है, क्रॉप भी बहुत हेल्दी है। आज लोग देखने आ रहे हैं। और आगे हमारा टारगेट है कोऑपरेटिव द्वारा ब्लॉक लेवल पे कोऑपरेटिव बना के, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव ब्लॉक लेवल के बना के हर गांव में 50 से 100 लोग, एक एक गांव, 2-2 गांव के एक एक 2-2 लोग लेके, एक गांव के 2-2 एक लोग लेके हम पशुपालन, या हमारा जो गौड़ाऊ गाय का प्रोजेक्ट है वर्धा डिस्ट्रिक्ट में हम कर रहे हैं। कोऑपरेटिव द्वारा सारी सेवा सदस्य लोगों को दी जाएगी, और उसका डंक यानी गोबर और यूरिन हम परचेस करेंगे,
दूध भी परचेस करेंगे और दूध के ऊपर बाय प्रोडक्ट करके कोऑपरेटिव का, एग्रीकल्चर प्राइमर कोऑपरेटिव का एक ब्रांड बनाएंगे। और किसान को जो जो सेवा लगती, हमारे सदस्य को, कोऑपरेटिव के सदस्य को जो जो सेवा लगती, वो हम कोऑपरेटिव द्वारा जाके गांव-गांव में दे देंगे। क्योंकि एक ब्लॉक से ज्यादा 25 से 30 किलोमीटर ब्लॉक से जाना पड़ता है, या ब्लॉक का सेंटर बदल के पूरे सेंटर में रखकर 30 किलोमीटर तक चारों तरफ जाके लोगों को सेवा दे और उनका मटेरियल जमा करे 2-3-4 जगह से। सब प्लानिंग हमने हर ब्लॉक में किया है और ये मटेरियल जमा करके उसके ऊपर प्रोसेस करके कोऑपरेटिव द्वारा वो सदस्य को उसका नफा दे दे। क्योंकि कोऑपरेटिव में जो नफा होता है वो सारे सदस्यों को बांटा जाता है, मिल जाता है। और वो सदस्य कोऑपरेटिव में भी ध्यान दे महीने में एक बार आके, और कोऑपरेटिव के जो 10, 11, 20 लोगों की जो बॉडी रहेगी ब्लॉक लेवल की, वो भी सारे गांव के ऊपर कैसे ध्यान दे, या उनके कोई साथी नौकर रखकर कोऑपरेटिव कैसा काम कर सकती है। ये प्लान हमने वर्धा डिस्ट्रिक्ट में किया है और वाशिम डिस्ट्रिक्ट में। ये दो डिस्ट्रिक्ट बहुत गरीब डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में। और आदरणीय कमल टावरी सर ने बोला कि वर्धा और वाशिम का प्लान करो, और उन्होंने हमें 11,000 का चेक भी दिया है गौरव गाय डेवलप करने के लिए। पहली राशि मिल गई है और ये दीपावली पाड़वा से हम ये काम चालू कर रहे हैं वर्धा डिस्ट्रिक्ट में। और वाशिम डिस्ट्रिक्ट में हमें तो एक ऐसा आदमी मिला है कि वो 6 ब्लॉक डेवलप करने में हमें मदद करेगा। और सेंटर में वाशिम डिस्ट्रिक्ट है और बाजू में सारे ब्लॉक है, और वो हर ब्लॉक में 6 ब्लॉक में जाके वो खुद काम करके कैसी कोऑपरेटिव, प्राइमरी कोऑपरेटिव निकाले और डिस्ट्रिक्ट का फेडरेशन ऐसा निकाले। ये काम हम वाशिम और वर्धा दोनों डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। वर्धा में 8 ब्लॉक है, वाशिम में 6 ब्लॉक है। दोनों डिस्ट्रिक्ट का फेडरेशन बना के उसको विभागीय रीजनल फेडरेशन को कैसा जोड़े और फिर महाराष्ट्र फेडरेशन को कैसा जोड़े, ये कार्य हम करेंगे। लेकिन हमारा फोकस रहेगा कि गो आधारित प्राकृतिक खेती कोऑपरेटिव द्वारा कैसी की जाएगी, इसका मॉडल हम ये 2 जिले में करेंगे। और ये 2 जिले गौड़ाऊ गाय के लिए बहुत सुटेबल जिले है, ऐसा हमारे पशु डिपार्टमेंट के सभी डॉक्टर्स ने, अधिकारी ने हमें बताया है। और इसके साथ साथ हमें डॉक्टर राजाराम ब्रिगेडियर साहब ने एक बोला था कि गौड़व के साथ दूसरा भी एक ब्रीड रखो कि जो अच्छा रहेगा। तो हम लाल कन्नारी, जो हमारा नांदेड़ का ब्रीड है, लाल कन्नारी, वो ब्रीड भी हम 8 गाय गौड़व रहेंगी तो 2 गाय हमारी लाल कन्नारी रहेगी। और उसकी नस्ल कैसी सुधर जाए, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। और ब्लॉक के गांव की खेती प्राकृतिक कैसे ज्यादा से ज्यादा होए और उत्पादन कैसा ज्यादा बढ़े, इसके ऊपर हम अभी फोकस कर रहे हैं। एक प्लान भी हमने अच्छा बनाया है, प्राइमरी सोसाइटी से लेके नेशनल फेडरेशन तक जाने का रास्ता हमने एक तैयार किया है। और उसकी शुरुआत हमने वाशिम और वर्धा में 20 तारीख को की है। धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी। काफी विस्तार से आपने कई सारे विषय बताए। इसमें हमारे बीच में और भी कई साथी जुड़े हुए हैं। मदन लाल जी, मेरा अनुरोध है कि वो हिमाचल प्रदेश के जो उनके कार्यक्रम हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। किस तरह से गौ आधारित अर्थव्यवस्था
और प्राकृतिक कृषि जो है वो एक दूसरे के पूरक बनते हुए तेजी से बढ़ सकें देश में। और ये जो अभी रासायनिक खेती और उसके दुष्परिणाम लोगों के सामने आ रहे हैं, उससे लोगों को बचाया जा सके। आदरणीय मदन लाल जी। मदन लाल पटियाल जी। आचार्य विजय कार्यकर जी। आदरणीय आचार्य विजय कार्यकर जी। नाम प्राकृतिक खेती भाग 3, जिसमें एक बड़ी विशेषता है कि प्राकृतिक शब्द के साथ में बड़ा ज्यादा अन्याय हो गया, परंतु हम उसकी गहराई में न जाके, सिद्धांतों पे नहीं जाके, सीधा प्रयोग की बात करेंगे। यदि हम भिन्न भिन्न प्रकार के कंद, मूल, फल और अनाज, दलहन, तिलहन सभी को मिक्स करके लगाएंगे तो उसके अंदर उत्पादन भी बढ़ेगा और हमें किसी एक चीज की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। अभी हमारा मालवा क्षेत्र में सोयाबीन लगाया जाता है, थोड़ा भी वर्षा कम ज्यादा हुआ कि सोयाबीन आधा या चौथाई भाग ही रह जाता है। परंतु पुराने समय में मक्का, ज्वार, अरहर, तुअर जिसको बोलते हैं, बड़ी विशेष पद्धति से लगाई जाती है। अभी एक 5 वर्ष की अरहर आ गई है जो आप 5 वर्ष तक उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, और उसमें सबसे बड़ा फायदा है उसकी कटिंग करना। तो इसको 2G, 3G, 4G, 5G कटिंग करके यदि आप उत्पादन लेंगे तो वो बढ़ के मिलेगा। इसको हमारे मालवा क्षेत्र में खोड़ना बोलते हैं, या अंग्रेजी में इसको ट्रिमिंग। तुलसी को भी ऐसे ही किया जाता है। अभी चना लगाया जाएगा तो उसको भी थोड़ा थोड़ा यदि ऊपर से उसके फुटाव को चुटक दें, खोड़ दें, तो उसके अंदर फुटाव बढ़ेगा तो उत्पादन भी हमारा बढ़ जाएगा। तो ये बढ़िया चीज है, और बहुत सारी चीजें बातों के बजाय प्रैक्टिकल हो, प्रायोगिक हो, तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा मिलता है। सभी ने काफी अच्छा बोला, सभी को धन्यवाद। आप लोगों ने सुना उसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। ये जो प्राकृतिक कृषि की जो समस्याएं हैं और जो ये कार्य योजना बनाने का हम लोग सामूहिक प्रयास कर रहे हैं, ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, इसके पीछे की कुछ वजह है। सरकार द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम पहले से ही चलाए गए हुए, उसमें जो प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं किसान, उनको सरकारी सहायता और बहुत सारे, लेकिन ये सारी विषय जो हैं ये सब्सिडी ग्रांट के चक्कर में उलझ के रह जाते हैं और सही तरीके से चीज़ें आ नहीं पाती हैं। जो ब्रिगेडियर साहब ने बात रखी कि उनका प्रमाण क्या है कि वो प्राकृतिक ही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। तो उनके लिए जो सर्टिफिकेशन होते हैं, जीआई टैगिंग होती है, उसकी विश्वसनीयता कैसे बनाई जाए, कैसे उसको खड़ा किया जाए, ये एक विषय है। फिर जिन्होंने उत्पाद उगा लिए, जिन्होंने वो कर लिया, तो उसकी मार्केटिंग और उनका मूल्य संवर्धन और उनको उचित मूल्य मिलना एक ये सबसे बड़ा विषय है। तो इन सारे विषयों में और इन सारी चीजों में वर्तमान प्राकृतिक कृषि और गौ आधारित जो अर्थव्यवस्था है वो लचके रह गई है। क्योंकि गायें जो होती हैं वो साल में हर समय तो दूध देती नहीं। और जो ब्रिगेडियर साहब ने बात रखी नस्ल सुधार, और नारंगे साहब ने जो बात रखी बीज सुधार, ये भी महत्वपूर्ण विषय है। तो
ये कार्यक्रम जो है ये एक बहुत विस्तार लिए हुए है और इसमें क्षेत्रगत जटिलताएं भी आती हैं। और जो हमारे समाज की जो वर्तमान सोच बदली है, जिसमें कि लोग मेहनत कम करना चाहते हैं और कम मेहनत में ही ज़्यादा पा लेना चाहते हैं, तो ऐसी सोच से भी हमें निपटना है। तो इन सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसा कार्यक्रम बनाकर उसको जमीन पे उतारने के प्रयास में हैं, जो कि आज के समय के अनुसार प्रासंगिक हो और जिसको हम पूरे देश में चला पाए, वहाँ की स्थानीय भौगोलिक और स्थानीय प्राकृतिक विषमताओं और विविधताओं को ध्यान में रखते हुए। तो बहुत सारे इसमें विषय जुड़े हुए हैं। मुख्य विषय मैं आपको बता चुका हूँ, और इन विषयों पर क्षेत्रवार इनपुट वो बाद में आएगा, लेकिन बेसिक आउटलाइंस जिन पर हम अगर बात करना चाहें, तो उसमें एक आएगा कि पॉलिसी फ्रेमवर्क गवर्नमेंट की तरफ से क्या हो। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क में गवर्नमेंट जो काम कर रही है उस पे हम लोग किस तरह से इंटरवेंशन दे सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमारे कार्यक्रम के एक मिसिंग लिंक है वो है पत्राचार। पत्राचार हमें शुरू करना पड़ेगा, और वो शुरू करके सरकारी विभागों में और सरकारी मंत्रियों को और विभिन्न विभागीय अधिकारियों को ये जगाते रहना पड़ेगा कि हाँ, एक संस्था, एक समूह, एक कार्यक्रम ऐसा चलाया जा रहा है जो इन विषयों पे कार्य कर रहा है। तो इसके लिए जो भी पेपर ड्राफ्टिंग है वो व्यवस्थाएं तैयार हो चुकी हैं लगभग, और सभी लोग मिलकर उस पे और उनको बेहतर कर सकते हैं, और उस पर हम लोग काम कर सकते हैं कि सरकारी नीतियों पर किस तरह से हम इंटरवीन कर पाएं। दूसरी चीज जो आई वो आई कि इसको जन जागरण कैसे किया जाए। तो जन जागरण उससे भी बड़ा विषय है, क्योंकि जनता में जागरूकता नहीं होगी तो कैसे वो आएगा। तो जनता में जागरूकता दो तीन तरीके से लाई जा सकती है। एक तो डर दिखाकर, जिस तरह से आज हमारे समाज में प्राकृतिक जो मतलब कि अननेचुरल डेथ हो रही हैं, लोग बोलते हैं कि वैक्सीन के प्रभाव है, या मिलावटी खाने का प्रभाव है, या दूषित जीवन शैली है। तो ये जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज बन रही हैं और जिसके चलते कैंसर और हार्ट अटैक और तरह तरह की नई नई बीमारियां, बीपी और शुगर और पता नहीं क्या क्या हमारे जीवन में प्रवेश कर गई। तो इन सब चीजों से लोगों को जागरूक करते हुए, और ये प्राकृतिक जीवन शैली, प्राकृतिक कृषि, प्राकृतिक खाद्य उत्पाद और गौ आधारित अर्थव्यवस्था, गौ आधारित जीवन शैली पे लाने का प्रयास करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उसमें समय लगेगा, और साथ ही साथ एक कमिटमेंट उतना ही जरूरी होगा। पैसा इसमें है, क्योंकि आज भी दो तिहाई देश जो है वो क्वालिटी की चीजें खाना पसंद करता है। इसका उदाहरण मिठाई की दुकान से भी देखा जा सकता है। जिसके यहाँ अच्छी क्वालिटी की मिठाई होती है वहां पे ज्यादा भीड़ लगती है, लोग खाते हैं, लोग लेते हैं। लेकिन खाद्य पदार्थों में और खासतौर से ये जो कृषि उत्पाद होते हैं इसमें थोड़ा सा ये इसका वो रहता है कि कैसे पहचाने, कैसे जाने। तो वो विश्वसनीयता जैसे ही हम लोग स्थापित करने की स्थिति में आते हैं, तो उस पर काम किया जा सकता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला की स्थापना का प्रयास सरकारों द्वारा हो रहा है। तो गैर सरकारी तौर पे भी चलाया जा सकता है। कोऑपरेटिव के माध्यम से जो नलंगे जी और ब्रिगेडियर साहब ने प्रपोजल रखा है उसको उसमें जोड़ा जा सकता है। और ये सारे विषय जो हैं मिलके एक, जब हम इनको पेपर में उतारेंगे तो एक ये कार्य योजना की शक्ल अख्तियार करेंगे। और इसी पर हमारे जो अगले कार्यक्रम होंगे अगले 6 महीने के, वो तैयार होंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम को चलते चलते अगले कुछ 15-20 दिन में 6 महीने हो जाएंगे। और हमारा प्रयास ये है कि 6 महीने के भीतर हमारी ये पूरी सिस्टम रेडी हो जाए, और हम जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं जो अलग अलग ब्लॉकों में हैं, उनको हम एक समुचित तौर पर सारी चीजें उपलब्ध करा पाएं, और चीजें थोड़ा बेहतर कर पाएं, उनके जीवन स्तर को थोड़ा सुधार पाएं, उनकी आय को थोड़ा सा बढ़ा पाएं।
तो ये कुछ सोच के साथ ये कार्यक्रम और इसकी कार्य योजना और इसकी रूपरेखा बनाने का सामूहिक प्रयास आप सभी के माध्यम से किया जा रहा है। हमारे बीच में मदन लाल जी को मैंने आमंत्रित किया था। मदन लाल जी अगर सुन रहे हो तो अपनी बात रख सकते हैं। सुमेर सिंह राजावत जी, अ, आ, आप अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। और आचार्य अंतरंग आनंद जी, अ, अलका दीदी रानी जी, आप अपनी बात रखना चाहें तो अनम्यूट करके रख सकते हैं। दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। आज का सब्जेक्ट है प्राकृतिक खेती एवं गो आधारित अर्थव्यवस्था की कार्य समूह योजना। हमें पहले ये जानना जरूरी है कि गो आधारित खेती की तरफ समाज क्यों नहीं जुड़ना चाहता। उसके कारणों की हमें जांच करनी होगी, जिनके काफी बिंदुवार सभी ने अपना अपना बताए हैं। उसमें प्रोडक्शन शुरू में कम होना, यूरिया का विकल्प क्षेत्र में नहीं मिल पाना। अगर छिड़काव विधि से यूरिया का कोई विकल्प मिलेगा तो किसान जरूर जुड़ेगा। कहीं पीएच ज्यादा होना, कार्बन का कम होना, वार नहीं बनना, मार्केटिंग नहीं होना, इन कारणों से इन गो आधारित प्राकृतिक खेती से समाज कम जुड़ पा रहा है, किसान कम जुड़ पा रहा है। दूसरा, नरेगा में लेबर नरेगा में चली जाती है, लेबर नहीं मिलती। के लिए चल रही है, उनको मैं पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि जैसे राजस्थान में गोवंश काफी मात्रा में है। जहां भी गोवंश ज्यादा मात्रा में है, सामूहिक प्रयास करके वहां कृषि के लिए पंचगव, मनुष्य के लिए पंचगव, सेलुलोज, गोबर कंपोस्ट, जो वर्मा साहब जो जयपुर से हैं, रमेश जी, इनकी योग्यताओं का लाभ लेते हुए सामूहिक अगर कार्य योजना बनाई जाएगी तो उनसे सामूहिक प्रयास प्रयास से विकास भी होगा और अपना जो ऑब्जेक्ट है प्राकृतिक खेती एवं गो आधारित अर्थव्यवस्था, उसमें भी डेवलपमेंट होगा। दूसरा, अभी यादव साहब ने फरमाया था कि जो भी प्रोडक्शन आते हैं उनको ये कैसे कहें कि ये उच्च गुणवत्ता वाले हैं। मैं सभी को आग्रह करूंगा कि ऊर्जा विज्ञान पर जो कार्य चल रहा है, ऐसी संभावना है कि अगर उसका उपकरण बन गया तो अपन है ना ये कहने की स्थिति में होंगे कि ये ऊर्जावान है, खाने के बाद तो पता लग ही जाएगा। इतना ही मेरा कहना है, जिससे उपभोक्ता जो होगा उसका भरोसा बढ़ेगा। उपभोक्ता का जब भरोसा बढ़ेगा तो प्रोडक्शन की ओर किसान जुड़ेगा, क्योंकि उपभोक्ता जब उसका यूज ज्यादा करेगा तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। ऐसा मेरा सोच है। धन्यवाद। धन्यवाद सुमेर सिंह जी। अभी आचार्य अंतरंग जी। जी, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है। खूब आ रही है सब। जी, ये गौ आधारित कृषि या प्राकृतिक कृषि का आधार हमारा जीवन पद्धति है। और चूंकि जीवन पद्धति पिछले 150-200 सालों से अंग्रेजियत की तरफ चला गया है, भोगवादी संस्कृति है, भौतिकवादी जीवन है, इसीलिए जो अभी जो व्यवस्था आता है वह सब व्यवस्था कॉरपोरेट तरीके से प्रस्तुत होता है, जिसमें प्रकृति के साथ जुड़ाव नहीं है। हमारा हवा, धूप, पानी, यह सब प्रकृति के साथ जुड़ाव नहीं है। पानी हम आरओ का पीने लगे, जो कि आरओ एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इंडस्ट्री में प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता था और हमारा सिर्फ फिल्टरेशन का सिस्टम था। तो वो सब चेंज हो गया और उसी प्रकार यह केमिकल वाली जो उपज है, जो बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो आना शुरू हुआ, तो वो अभी मल्टीनेशनल्स और भोगवादी संस्कृति का नमूना है। अब इसको जब तक हम लोग रिवर्स नहीं करेंगे तो गौ आधारित कृषि हम लोग नहीं स्थापित कर सकते। रिवर्स करने के लिए एक आमूलचूल परिवर्तन और आंदोलन की आवश्यकता है।
और यह आमूलचूल परिवर्तन और आंदोलन दो स्तर पे हो सकती है। एक तो पहला जो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया, चूंकि मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वह तो चूंकि सरकार की है, वह मल्टीनेशनल्स के द्वारा गवर्न होती है, पूंजीपतियों के द्वारा चलाई जाती है। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा तो यह जो प्राकृतिक खेती है, ऑर्गेनिक खेती है, गौ आधारित कृषि, यह तो प्रमोट नहीं हो सकता। जो लोग भी अब डॉक्टर भारत भूषण त्यागी जैसे लोग अगर प्राकृतिक खेती में पद्मश्री प्राप्त कर लेते हैं तो उनका वो बताते हैं कि हम इसमें सफल हो रहे हैं। लेकिन सुमेर सिंह राजावत जी जैसे लोग जो कि उतनी ही स्तर पे, उतनी ही बड़े स्तर पे वो अपनी खेती करते हैं, लेकिन उनको लोग नहीं जानते हैं और ना ही उनको प्रॉफिट होता है। और हमारे आचार्य कार्यकर जी अलग अलग तरह के आयाम को जोड़ पाते हैं, वह मॉडर्नाइजेशन के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, इसीलिए उसको प्रॉफिट में बदलने का उनको बुद्धि है। और भी ऐसे लोग जो भी हैं, यह लेकिन यह पैच वर्क है, यह छिटपुट काम से ये परिवर्तन नहीं आ सकता। परिवर्तन लाने के लिए हमें सोशल मीडिया की रिवॉल्यूशन का हम लोगों को नेटवर्किंग करना पड़ेगा, जिसमें कि ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट के साथ जोड़ते हुए काम करना होगा, जिसमें हमारे जो पुरुषार्थ अभियान था और जन नीति अभियान है, उसके तहत में जो हमने समझा है कि जो भी जागृत व्यक्ति है, जैसे मैं यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के बीच में उनको स्वास्थ्य की जब बात करता हूँ तो स्वास्थ्य में मैं अल्टीमेटली उनसे भोजन की बात करता हूँ, और भोजन में उनको जब बताता हूँ कि उनको आपको प्राकृतिक आहार, ऑर्गेनिक आहार चाहिए, तो बोलते हैं कैसे मिलेगा। अब जो लोग चाहते हैं वो उनको मिलता नहीं है, उनको कैसे प्राप्त होगा। तो इसकी नेटवर्किंग जिस तरह से मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले नेटवर्किंग करके जगह जगह पे अपने प्रोडक्ट को पहुंचा देते हैं, उसी तरह हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग का नेटवर्किंग हमें प्रैक्टिकल जो लोग कर रहे हैं उसके साथ जोड़ना होगा 3 लेवल के कोऑपरेटिव से। तो पहला कोऑपरेटिव फार्मर्स कोऑपरेटिव, दूसरा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, यानी हमें उसकी उत्पादन भी वहीं करनी होगी जो हमारा प्राकृतिक जो है। अगर मान लीजिए जैसे कि हमें गेहूं उगा लिया, अब गेहूं एमपी का गेहूं यहाँ आ रहा है दिल्ली में, यह तो सही नहीं है, तो दिल्ली का गेहूं कहाँ जाएगा। तो अडानी अडानी जैसे लोग उसको खरीद के और फॉर्च्यून का आटा बना के बेचेंगे, या टोबैको की कंपनी आईटीसी आशीर्वाद आटा आटा बना के बेचेगा और वापस उसी गांव में जाकर। तो कच्चा माल हो जहाँ उद्योग लगे वहाँ। तो ग्रामोद्योग आंदोलन के लिए जो हमारी जो मूवमेंट है, ब्लॉक लेवल प्लानिंग, ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम, तो ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम में हम जितने भी ब्लॉक ले सकते हैं ये कार्यक्रम, उसको ले करके और इसको हम लोग जागृति की ओर ले जाएं, और वहाँ पर ये फार्मर्स कोऑपरेटिव और कंज्यूमर कोऑपरेटिव, सॉरी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। अब रहा कि जहाँ पर हमारा नीड होगा, तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जितना नीड होगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट उतना ही होगा। तो नीड हमें क्रिएट करने के लिए कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव की नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। मतलब पहला तो है कि जो लोग वहाँ पर गांव स्तर पे ही बाहर का हमको प्रोडक्शन, बाहर का हमें फिनिश प्रोडक्ट नहीं आने देना है गांव में, इसका आंदोलन करना पड़ेगा। तो उसके लिए जागृति की आवश्यकता है कि भाई हम लोग सही चीज खाएं, उसको स्वास्थ्य वालों के साथ जोड़ करके इसको करने की आवश्यकता है। अब लेवल पे इसका जो प्रोडक्शन होगा वो ये कहाँ तक, मतलब ब्लॉक के बाहर जिला स्तर तक जितने भी हमारे कंजम्पशन वाले कंज्यूमर्स हमसे सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से और बाकी चीज़ों से हम जोड़ सकेंगे। जिस ब्लॉक में भी हम लोग ये प्रोग्राम ले रहे हैं तो वहाँ उनको जोड़ेंगे। उसके बाद हम लोगों को जितने भी आचार्य हैं, जितने भी पंडित हैं, पुरोहित हैं, तो ये सब लोगों को हम लोग को जो आयुर्वेद आचार्य हैं, योगाचार्य हैं, इन सबों को जोड़ना होगा। योगा सेंटर जितने हैं सब लोगों को हम लोगों को जोड़ करके और उनके साथ कनेक्टिविटी बनाना होगा। हम लोग जो जो फार्मर्स और प्रोड्यूसर हैं उनके साथ हम लोग डायरेक्ट
आप लोगों को ये पहुंचा सकते हैं। तो मिडिल मैन प्रॉफिटियर्स वाला जो काम वो है हट जाएगा। मल्टीनेशनल्स की जो पूरी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ये जो मार्केटिंग है उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, उस मिडिल मैन प्रॉफिटियर्स को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो लोग भी ये आचार्याज हैं, जागृत लोग हैं, इनके माध्यम से होगा। दूसरा है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो लोग रिटायर्ड हैं, वो लोग समझ रहे हैं आज कि हमें सही खाना चाहिए, और उनके ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि उनको जीने के लिए या केमिकल वाला खाना खाएंगे तो वो बीमार हो रहे हैं, उनको अर्थराइटिस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो रहा। तो इसीलिए उनको भी हम लोग टीम में लेंगे, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मास में जागृति करने के लिए हम लोगों को यूथ का एक फोर्स बनाना पड़ेगा, जो इनके बीच में जा करके चर्चाएं करेगा, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम इनको कनेक्ट करेंगे। अब इसके बाद जो तीसरा है, जो कि जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, गुरुकुल, वह गुरुकुल एट होम, मतलब घर घर में गुरुकुल। और फिर उसके बाद गुरुकुल जितने भी हमारे ये आचार्य हैं इनके यहाँ का गुरुकुल, जिसमें बच्चों के माध्यम से ही पहुंचेगा। हमने देखा था जब हम लोग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे थे, तो स्कूलों में जब हम लोग प्लास्टिक कचरा मुक्त भारत के लिए बच्चों को जब बताते थे, तो उन घरों में वो पॉलीथीन बैग नहीं लेते थे, जिन बच्चों को ये जागृति हो गई थी। तो हमें बच्चों के माध्यम से इसकी जागृति गुरुकुल जहाँ जहाँ भी हम चला सकेंगे वहाँ उनके माध्यम से हम लोग इसको करेंगे। तो ये 3 लेवल का गुरुकुल, गुरुकुल एट होम, गुरुकुल इन एवरी सेंटर्स लाइक योगा सेंटर्स, आयुर्वेदा सेंटर्स, और पंडित के मंदिर वगैरह जितने हैं, ये सब के द्वारा जहाँ भी जो लोग आते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, सबके अंदर ये एजुकेशन का कार्यक्रम चलाया जाए। और स्कूल जितने हैं, मॉडर्न स्कूल्स, उसमें ये कार्यक्रम चलाया जाए। इस तरह से अगर ये रिवॉल्यूशन होगा तो ये काम हम लोग कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। इसमें एक बात है, हम लोग सबसे ज्यादा विफल कहाँ हो रहे हैं? सबसे ज्यादा विफल हम हो रहे हैं मार्केट क्रिएट करने में। अगर हम मार्केट क्रिएट कर ले जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि किसान इसको उगाएगा नहीं, इस पे काम नहीं करेगा, वो करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो मार्केट हम लोग नहीं तैयार कर पा रहे हैं, या उस तेजी से नहीं तैयार कर पा रहे हैं, इसलिए ये समस्याएं ज्यादा बड़ी हमें दिखाई देती हैं। दूसरी चीज क्या है कि जो रासायनिक चीजें हैं जो जिनको किसान उगा रहे हैं, अभी तक अवेयरनेस उस स्तर पर भी नहीं आई है कि वो जो किसान जो उगा रहा है, जो जहर खिला रहा है, वो अपने लिए भी आ, प्राकृतिक तौर पे उगा के खा पाए। क्योंकि उसको क्या लगता है, अरे ठीक है, जैसे दूसरे खा रहे हैं वैसे हम खा रहे हैं। इस सोच पे है। लेकिन जैसे जैसे इसके भयावह परिणाम लोगों के सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे चीजों में अगर तरीके से काम किया जाए तो बहुत सारी चीजों पे कम समय में हम लोग अधिक सफलता पा सकते हैं। देखिए होता क्या है, जितनी भी खाद कंपनियां होती हैं, पेस्टिसाइड कंपनियां होती हैं, ये सारी कंपनियां जो हैं ये अपने पीआर बजट में बहुत पैसा खर्च करती हैं। इनके पास बहुत पैसा आता है, तो ये अपने पीआर बजट में उसी अनुसार ही पैसा खर्च भी करती हैं। क्योंकि ये जो रासायनिक उर्वरक उर्वरक का जो कॉन्सेप्ट आया, ये बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद का है। इससे पहले नहीं होता था दुनिया में ये सब चीजें, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, कुछ जगहों पे जनसंख्या बढ़ी, कुछ जगहों पर बेरोजगारी बढ़ी, और कहीं पर जो रासायनिक फैक्ट्रियां थी जो पहले युद्ध के लिए गोला बारूद बनाती थी या दूसरी चीजें बनाती थी, उनको लगा कि अब चलो इसको हम इस तरीके से इसके दूसरे प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे हम अपने व्यापार को बढ़ा सकें, अपने को जिंदा रख सकें। तो उन्होंने किया। तो अभी आज के दौर पे ये जो कंपनियां हैं, जैसे यूनियन कार्बाइड का मैं नाम लेता हूँ, यूनियन कार्बाइड ने बहुत पैसा खर्च किया है अपनी इमेज मेकओवर के लिए, अपनी छवि को सुधारे रखने के लिए।
वरना जहाँ पे ये खाद बनती है, जहाँ पर ये होता है, वहां तो गांव के गांव बंजर हो गए, उनकी कोई बात नहीं करता, क्योंकि वो खबरें दबा दी जाती हैं। तो ये जो रासायनिक खान पान के दुष्प्रभाव हैं, इनकी खबरें जब तक ये जो नॉन स्ट्रीम मीडिया है, नॉन मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे हम सोशल मीडिया बोलते हैं, इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाई नहीं जाएंगी और बार बार नहीं पहुंचाई जाएंगी, तब तक ये समस्याएं रहेंगी। और ये पहुंचाई कैसे जाए, मैं तो कह के निकल जाऊंगा, सो जाऊंगा। तो पहुंचाने का तरीका यही है कि एक समूह के तौर पर जब हम लोग काम करें और छोटे छोटे दायित्वों को बांट करके काम शुरू किया जाए, तो फिर ये काम जो है जनता तक पहुंचेगा और जनता इसको समझेगी और इसको फिर धीरे धीरे वो अपनी आदतों से निकाल कर और प्राकृतिक चीजों पे आएगी। तो ये एक विषय जो है इसलिए थोड़ा सा कठिन प्रतीत होता है। हमारे बीच में अन्य साथी जो हैं, देवदत्त गंगवार जी, धनंजय सिंह जी, अ, जीवन चंद्र उत्पेती जी, जीवेश पांडे जी, मदन लाल जी, कोई भी साथी अभी हमारे पास 15 मिनट है, अपनी बात रख सकते हैं। और ये जो कार्य योजना के लिए बिंदु तैयार हो रहे हैं, इनमें वो बिंदु को जोड़ करके और इसको एक विस्तृत एक डॉक्यूमेंट बनाने में एक सहयोग कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं हम लोग मिलकर। तो देवदत्त गंगवार जी। सभी साथियों को मेरा प्रणाम। अभी सब लोगों की बातें मैं सुन रहा था, तो इसमें जो दिक्कत आ रही है, ये वास्तव में बात तो सही है कि इसको शुरुआत जब करी जाएगी तो शुरुआत में ये तो दिक्कत आ रही है कि भाई प्रोडक्शन कम हो रहा है। लेकिन मेरा अपना तजुर्बा है, प्रोडक्शन कम तो हो रहा है, कोई बात नहीं है। अब जीरो लागत आ रही है, लागत इसमें आ ही नहीं रही है। जो हम केमिकल से खेती कर रहे हैं उसमें तो लागत इतनी आ रही है कि जैसे 3 कुंटल का गेहूं हो रहा है तो इसमें 2 कुंटल की तो लागत आ जा रही है। और हम अपने यहाँ घंजीबा अमृत तैयार करके अपने खेत में जो लगा रहे हैं, 15 दिन के अंतर से लगा रहे हैं। तो प्रोडक्शन उतना तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हमारी लागत तो जीरो ही है, लागत हमारी कतई आ ही नहीं रही है इसमें। तो अभी हम सब्जी की खेती के बारे में ये तैयारी कर रहे हैं। तो अभी सब्जियों में जो हम घंजीबा अमृत लगा रहे हैं, अपने गौमूत्र और गौ गोबर से तैयार किया हुआ, जैसे राजीव दीक्षित जी ने बताया है कि 15 लीटर गौमूत्र, 15 किलो गोबर, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़, और उसमें 1 किलो बरगद के नीचे की मिट्टी या पीपल के नीचे की मिट्टी। तो इस तरह से घंजीबा अमृत 15 दिन में खेत में लगा रहे हैं। तो 15 दिन में लगाने पे मतलब रिजल्ट ज्यादा नहीं घट रहा है, हल्का सा घट रहा है। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल है, मैं कर रहा हूँ इसे जी। हाँ। और अभी हमने गन्ने में लगाया है, तो गन्ने में हमारे यहाँ जो गन्ना है, 3 बीघा गन्ना खड़ा हुआ है, उसमें कोई भी केमिकल नहीं लगाया है। और उसमें खेत में हमारा इतना अच्छा गन्ना है कि चारों तरफ के एरिया में सबसे ज्यादा अच्छा गन्ना है। पूरे एरिया भरे में जितना एरिया में गन्ना है उससे सबसे ज्यादा अच्छा है। वो कह रहे हैं क्या लगाया है, तो मैंने कहा हम तो कुछ लगाया ही नहीं इसमें, अपना वही घंजीबा अमृत वही लगा रहे हैं। देवदत्त जी, इसकी शुरुआत हम तो लोग ये ऐसे मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव है कि उत्पादन तो मतलब उतना तो प्रोडक्शन नहीं आता, लेकिन प्रोडक्शन होने के साथ साथ ये भी तो है हमारे उसमें कोई रोग नहीं लगता, पहली बात तो ये है। और रोग लगता भी है तो उसके लिए मट्ठे से तैयार किया हुआ जो हमने अपना स्प्रे बनाया है, तो उस पर स्प्रे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। हम जो कर रहे हैं, हम अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जी। जीवेश पांडे जी, आदरणीय उत्प्रीति जी, मदन लाल जी, शशांक जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं 2 शब्द बताऊंगा। अभी आपने जो मेरे ख्याल से गंगवार जी बोल रहे थे। गंगवार जी, देवदत्त जी, देवदत्त जी, जी जी देवदत्त बोलिए। जी, आप देवदत्त जी सुन रहे हैं? ये अभी हाँ। आपने कहा था कि वो छिड़काव करते हैं गाय का, जो उसका गौमूत्र से जो केमिकल बनाया जाता है, वो तो बहुत अद्वितीय है, उससे बहुत लाभ भी होते हैं। मैं इनसे एक अनुरोध करूंगा कि ये अग्निहोत्र की ऐश को भी यूज करें। उसका छिड़काव भी हो सकता है लिक्विड फॉर्म में भी, और वैसे उसके गोबर में वर्मी कंपोस्ट खाद मिला के उसकी गोलियां बना करके उसको खेतों में भी डाल सकते हैं। उसको किसी तरह से भी यूज किया जा सकता है।
हेलो देवदत्त हेलो, जी का आवाज नेटवर्क सही नहीं है, हाँ, आवाज वो नहीं बोल है। चलिए कोई बात नहीं। अ, चलिए मैं बात बोल चुका। जी। धनंजय जी, दिपेश जी, मदन लाल जी, देवदत्त जी की आवाज नहीं आ रही है। जी, बहुत अच्छा ये सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि गोबर जो है, गोबर और गौमूत्र जो है, खास करके अगर इसका छिड़काव अगर खेतों में किया जाता है तो इससे एक अच्छी फसल भी अच्छी होगी और उसमें ऑर्गेनिक जो है वो खेती होगी। इसमें बड़ा अच्छा ये सुझाव दे रहे हैं। बाकी तो हमारे ब्रिगेडियर साहब तो बताते रहते हैं सब कुछ, कैसे कैसे करके जो है अपने जो गौवंश को कैसे बचाना और कैसे गौवंश की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे कैसे मार्केटिंग उसकी करनी और कैसे कैसे कॉपरेटिव के द्वारा अगर ये सारा काम हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जी। अन्य कोई साथी? ठीक। तो आज हमें लगता है कि काफी अच्छी चर्चा हुई। अंत में मैं आग्रह करूंगा ब्रिगेडियर साहब से कि इसको, और नालंगे साहब से, दोनों लोग इसको समराइज कर दें जो भी हमारा डिस्कशन हुआ है। और हम लोग ये डॉक्यूमेंट जो है इस महीने के अंत तक पहला इसका ड्राफ्ट आपको बना के भेजेंगे, और फिर उसमें जो भी सुधार होगा वो बताया जाएगा, आप लोग बताएंगे तो उसको किया जाएगा। और वो हमारा एक मार्गदर्शक, एक डॉक्यूमेंट, एक हमारा मार्गदर्शक पुस्तिका के तौर पे काम करेगा। और उसको समय समय पे उसमें आवश्यक सुधार होते रहेंगे ताकि उस हर गुजरते महीने के साथ और बेहतर होता रहे। तो अभी फिलहाल धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूँ ब्रिगेडियर साहब से और सुभाष जी से। जी। जी, अगर पहले गुमान सुन ब्रिगेडियर लिया तो साहब। थोड़ा प्रकाश डाले तो अच्छी बात होगी। जी, इसको हम कैसे समाज में, कैसे किसानों में, इसको बहुत सी बातें आ गई हैं कि कैसे ये बढ़े। तो कई इश्यू हैं, बिल्कुल एक इश्यू तो जागरूकता का ही है जो अभी आने लगा है। क्योंकि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप लोग कि अभी लोग में इतनी समझदारी है नहीं कि अपने लिए ही शुरू कर दे, अपने लिए ही दो चार पशु रखते हैं लोग, बड़े बड़े भी किसान हैं तो एक गाय अपने लिए ही रख ले। पर मैं ये भी देख रहा हूं कि काफी इंक्रीज हो रहा है 10-15 साल से। पहले तो इसको लोग बहुत कम समझते थे, लेकिन अभी ये आने लगा है कि कुछ पोर्शन तो जरूर वो जो प्राकृतिक खेती और गो के लिए भी वापस आ रहा है। लेकिन थोड़ी सी नेशनल लेवल पे या इस तरह इसमें, क्योंकि अभी तो हम बोल देते हैं और बात तो सही है, लेकिन उसकी गुणवत्ता भी तो जरूरी है ना। गाय के गोबर गोबर तो बोलना का ठीक है, लेकिन कैसे हो सकता है आप बताइए, जो सड़क पर घूमने वाली, जो प्लास्टिक खाने वाली, क्या उसका गोबर अच्छा हो सकता है? तो इस विषय पे तो थोड़ा सा नेग्लिजेंस है। तो इसको हम अडॉप्ट कैसे कराएं, ये बिल्कुल जो डॉक्टर सुभाष जी की जो मेथड है वो बहुत अच्छा है। उनका महाराष्ट्र में पहले से ही काफी अच्छा डेवलप है और उनको ये नहीं आएगी कमी। कमी उसको आ रही है जो एकदम यूरिया छोड़कर इसी साल चाहता है कि उसके बराबर हो जाए, उसमें आती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो प्राकृतिक चीजें हैं, इसमें कमी थोड़ी आती है। तो इसमें हमें उन किसानों को, मास को जोड़ने के लिए हमें चारों तरफ से मदद लेते हुए, और ये जो सिस्टम, मैं तो काफी हद तक सहमत हूँ कि जो नालंगे साहब बना रहे हैं सामूहिक भी हो सकता है,
सहकारिता से भी हो सकता है। और हम इसको जरूरी नहीं है कि प्योर गाय की तरफ ही जाएं। हमने खाद की क्वालिटी सुधारनी है। कोई आदमी भैंस पाल रहा है तो उसका भी खाद है, लेकिन उसमें अगर एक गाय का गोबर उसमें मिक्स हो जाए तो सोने पे सुहागा है। तो ये जागरूकता मेन इशू है। नंबर 2, इसमें जो है ना, हमें स्पीड का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे अंदर ही कुछ लोग हैं। मैं ये जानता हूं, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जी ने ये कहा था कि 80% गोरक्षक ही इसमें गड़बड़ कर रहे हैं, वो बात सत्य है। हम आज ये जो प्राकृतिक खेती का प्राकृतिक तरीके से मान लो 50% लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन 50% ऐसे भी हैं कि जो चाह रहे हैं मुझे तो आज ही पैसा मिल जाए। वो प्राकृतिक है या नहीं वो पूरा फॉलो नहीं करेंगे, पर वो चाह रहे हैं कि किसी को पहचान तो है नहीं, मुझे तो आज ही इसको मिल जाए। मैं तो एमपी से उठा के गेहूं लिया हूं और यहाँ प्राकृतिक के रूप में दे दूं। तो जो जागरूकता का विषय बहुत बड़ा है। और ये भी सच्चाई है कि इस जमीन को तैयार करने में, इसको स्थायी रूप देने में जो प्रकृति चाहती है हमें, क्योंकि अभी जमीन कहीं की कैसी है, कहीं कैसी है, कहीं नहीं पहुंच रहा है ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल या जो खाद और ये सब चीजें, तो वो उस जमीन में भी एकदम लेने के लिए जो यूरिया और डीएपी वगैरह डालते हैं, तो उनको भी धीरे धीरे हम रिड्यूस करें। देखो आप सब लोग देखते हो बाजार में क्या होता है, किसान को यूरिया ना मिले तो वो हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि इस सिस्टम में टाइम लगेगा और हमने आदत ऐसी डाल दी है कि वो शॉर्टकट है। अब 1 हेक्टेयर में आपको 6,000 किलो चाहिए खाद, ये वाला गाय का खाद या ये जो खाद है। यूरिया 300 किलो उससे गुजारा कर लेता है। तो किसान को तो वो उसको ऐसे छिड़क दिया, इसको प्रोसेस करो, इसको डालो। इसकी आदत डालनी चाहिए। मैं इसको खराब नहीं बता रहा हूँ, कभी ये सोचे कि कंपैरिजन में ये है, लेकिन ये कैसे डालें आदत। काम करने की आदत भी किसान की छूट रही है। लेट्स बी वेरी फ्रैंक। वो आसान तरीके से अपने आप खेती नहीं करता है, छोड़ दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी किसान, लेकिन इसमें कम इन्वॉल्व हो रहा है सिस्टम। और जो भी हमारा व्यवहारिक और जो समाज में जो चेंजेस है उसमें भी हो रहा है। तो एक तो जागरूकता के लिए इस टीम में बहुत जरूरी है, और हमने प्रैक्टिकल मॉडल बनाने हैं जो नालंगे साहब कर रहे हैं। वो काफी स्टेटों में प्रैक्टिकल मॉडल देख के ज्यादा लोग जुड़ते हैं। इसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी है कि वो कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, इसका डिस्कशन नहीं है। वो इसलिए है कि वो स्थायी रूप से बनी नहीं है, उसमें उतना सामान पहुंचा नहीं है। पहले ही साल आप पहुंचा दो वो तो बहुत ज्यादा होने लग जाता है, उसमें कोई मतलब नहीं है। पर वो धीरे पहुंचेगा ना, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। पहले कभी डाला नहीं, आज 0 से शुरू कर रहे हैं, तो उसमें ये थोड़ा सा दिखता है। पर फिर भी क्योंकि कैपेसिटी एक छोटे किसान की नहीं है, अगर वो मिलकर करे तो सबकी कैपेसिटी भी हो जाती है, इंकरेजमेंट भी। तो इस तरह से मेरे ख्याल से अच्छा है। पर जो बेसिक जो नालंगे साहब कर रहे हैं ये दूसरे स्टेटों में भी पहुंचे। और गाय के बारे में मैं ये कहता हूँ, जो हमने किसी न किसी तरह ये 54 की 54 ब्रीड जो हमारे देश में है, उसी क्षेत्र में इनको भी बचाना है। इनको ये सड़क पर घूमने और ये है उसका बचाने का तरीका नहीं है। एक दो बड़ी बातें हैं वो अब हम इसमें हमारी गौशालाएं भी हैं, सरकार भी है। कोई हम लोग भी सारे डिस्कस कर रहे हैं कि हम गाय का गोबर ले लें, ये ले लें। कोई बताता है कि उसकी उसकी नस्ल कैसे सुधारें। एक गौशाला में 400 बछड़े हैं और 400 ही गाय है मान लीजिए, या गाय गाय 800 है। उसमें 10 नस्ल की, 5 नस्ल की, 3 नस्ल की, कुछ नस्ल की तो गाय है ना, या नस्ल के नजदीक है। तो हम उस नस्ल का एक अच्छा सा बछड़ा तो उसके लिए रखें, या जो आगे सामने आया वही आगे बढ़ाएगा तो उसकी नस्ल फिर इससे भी खराब होगी। सभी कर सकते हैं इसको। ये सड़क पे जितने गांव के आसपास, इवन शहर के ब्लॉकों के आसपास जितने बछड़े बछिया जितने बछड़े सड़क पे छोड़ देते हैं लोग,
राजस्थान से हमारे दिल्ली के आसपास घूमने आती है कांकरेज गाय, बूढ़ी गाय और बछड़ा एक भी वापस नहीं जाता। वो सड़कों पे होके ये सारा करते हैं, और फिर वो दूध देने में कम है तो उनकी नस्ल बिगड़ेगी, तो फिर यहाँ की लोकल की भी बिगड़ेगी। थोड़ी सी पॉलिसी चाहिए। हमने ठीक है इनिशियली मान लो इतनी इनकम भी नहीं हो रही, पर आगे तो होगी भाई। आगे नहीं बढ़ाने का कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है कि क्या जा रहा है, उसकी जागरूकता उसको भी आने की जरूरत है। धन्यवाद। नालंगे साहब इस पर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बोल ही दिया। कुछ और बोलना चाहें तो जरूर बोलें। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। अभी जनता ने ही ये काम हाथ में लेना है और जनता ने ही करके दिखाना है। सरकार के पास, यूनिवर्सिटी के पास कोई टाइम नहीं है, क्योंकि उनके पास अधिकारी नहीं है, सरकारी डॉक्टर नहीं है पशु के। और इतनी बेकार हालत महाराष्ट्र में है कि आयुक्त खुद बोलता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास लोग नहीं है, और जो लोग है वो भी कुछ काम के नहीं है। तो हम लोग अभी गाय में कर रहे, भैंस में कर रहे, बकरी में कर रहे, सारी जगह जहाँ जहाँ सुविधा है, जो किसान अच्छा है, जो एनजीओ अच्छी है, उनको ये काम देते हैं। आपने तो बकरी का काम हमारा आके देखा कि हमने आज 4000 बकरी टैगिंग करके 2017 से उसका पूरा रिकॉर्ड रखा है कि इसकी तीसरी पीढ़ी कैसी ज्यादा दूध दे और काम कैसा करे, ये सारा आपने देखा है आके। हम लोग तो गांव गांव में काम कर रहे हैं। अभी वर्धा में भी हम गाय का काम 2-3 दिन से चालू कर रहे हैं। बाकी तो काम चालू है, पहला काम चालू है, लेकिन अब नया सुधार और कोऑपरेटिव के माध्यम से हम गांव गांव में प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी कैसी बने, ये गोबर, अच्छा गोबर कैसा जमा करे, अच्छा गोमूत्र कैसा जमा करे, और जो पशु की डेथ होती उसको जमीन में गाड़ कर उसको अच्छा मिट्टी तैयार करके वो भी मिट्टी खेती के लिए कैसा दे, जगह जगह वो भी प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं। और अमरावती में पशु को इलाज करते, 100 किलोमीटर कहाँ भी एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ इलाज किया जाता है। वहाँ एक मानव जैसा हॉस्पिटल भी जानवर के लिए, पशु के लिए है। तो ये काम जगह जगह संस्था ही कर रही है आगे आके, और कुछ समाज सेवक अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज अभिषेक जी ने एक अच्छा विषय रखा, गाय और खेती, प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक खेती के मिट्टी की ताकत बढ़ाने के तरीके। ऐसा एक मेरा लेख है, वो जैविक खेती का डिपार्टमेंट है भुवनेश्वर, यानी नागपुर में उसका रीजनल सेंटर है, उसने प्रकाशित भी किया है उनके पीएचडी के स्टूडेंट के लिए। तो हमारे 6 तरीके हैं मिट्टी की ताकत बढ़ाने के, तो वो इसमें हम आपको वो लेख भी दे देंगे हमारा। और आपको कुछ निकालना है तो आप उससे भी निकाल के अपन एक थोड़ा पेपर टाइप, किताब टाइप निकाल के अपने सभी कोऑपरेटिव को बांटेंगे कि 24 घंटे में अमृत, गाढ़ा अमृत और अमृत जल कैसा तैयार करते हैं, ये भी हमने उसमें लिखा है। अमृत पानी हमारा कैसा जल्दी तैयार होता है 24 घंटे में, और क्रॉप में किसान कैसा दे सकता है, ये भी हमने करके किसानों को बहुत खेतों में दिया है। ऐसी सारी बातें हैं। आज बहुत अच्छा विषय रखा और सभी लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, वो भी सारे विचार अच्छे लगे। अपन जरूर इसके ऊपर सब मिलकर काम करेंगे और इसका फायदा किसान, गाय और प्राकृतिक खेती बनाने में हो जाएगा। धन्यवाद। सभी को बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। दीपावली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके, आपके परिवार को दीपावली बहुत मंगलमय हो। और इस दीपावली पर हम
ये शपथ लें कि आने वाले 1 साल में हम कुछ सफल मॉडल पूरे देश में प्राकृतिक कृषि और गौ आधारित अर्थव्यवस्था के स्थापित करेंगे, जिसके माध्यम से लोगों को प्रेरणा मिले और हम लोग पूरे देश में स्वस्थ जीवन शैली को आगे बढ़ाते हुए देश को समृद्ध बनाने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।